ये आकाशवाणी आदिलाबाद है। महात्मा गांधी, धर्मपाल और गुरुजी रविंद्र शर्मा की दृष्टि, वर्तमान संदर्भ। आइए सुनते हैं एक परिचर्चा भारतीय सभ्यता की विशिष्ट परंपराओं के बारे में। अध्ययन कर रहे शोध विद्वान श्री रूपेश पांडे से। उनसे बात कर रहे हैं सुमनस्पति रेड्डी। 5 भागों में प्रसारित हो रहे इस परिचर्चा का ये दूसरा भाग है। तो आइए सुनते हैं परिचर्चा रूपेश पांडे से। महात्मा गांधी, धर्मपाल और गुरुजी रविंद्र शर्मा की दृष्टि, वर्तमान संदर्भ। रूपेश जी, गांधी जी को और उसके बाद धर्मपाल जी के द्वारा गांधी जी को समझने से और फिर धर्मपाल जी जो बातें कह रहे हैं उनके बारे में रविंद्र शर्मा जी को सुन के एक नए तरीके से समझने, इन सब के बाद भारतीय समाज के इतिहास को और भारतीय सोच के इतिहास को बारे में आपकी समझ किस तरह से है, इसके बारे में हम क्या कुछ एक ऐतिहासिक दृष्टि से उसकी बात कर सकते हैं? उसको आप इस ढंग से सोच सकते हैं कि एक जो हमारी दृष्टि बनी है इतिहास को लेकर के, इतिहास दृष्टि जिसको कहते हैं, या समाज दृष्टि जिसको कहते हैं, कि हमारे समाज में जो चिंतन की परंपरा प्रक्रिया है, वो जो बदलाव है, उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है, इसको तो इसकी एक दृष्टि हमने वो धर्मपाल जी से ही पाई। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखा समझा। और धर्मपाल जी किस समय के भारत के बारे में बात करते थे? वो तो शायद 18वीं शताब्दी से लेकर, है ना? तो पर उससे पहले के भारत के बारे में एक देखिए, उससे क्या है कि आप जब पीछे 100-200 साल जाते हैं तो उससे पीछे की भी चीजें दिखने लगती हैं, उसके लिंक तो समझ में आते हैं, उसके सोर्स समझ में आने लगते हैं कि अच्छा इसका स्रोत क्या हो सकता है। और फिर उसमें से केवल धर्मपाल जी को, जब ऐसा नहीं है कि केवल धर्मपाल जी को पढ़ना, उसमें से फिर आप अब जब धर्मपाल जी को पढ़ रहे हैं तो उस प्रकार से और भी बहुत सारी राइटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं जी। तो हमको समझ में आता है कि ये जो बदलाव का क्रम है भारत में, चिंतन परंपरा का जो सोच के बदलाव का क्रम है, वो एक तो जो मुगल आक्रमण है वहाँ से थोड़ा, क्योंकि परेशान आपदा के समय में बहुत चिंतन क्रम चलता नहीं है, तो वो आपदा जो एक प्रकार की आई है आक्रमण से, उसमें जो 100-200 साल निकला है वो बड़ा विचित्र किस्म का था। यानी आप उसको, जिसको मुगल एम्पायर कहते हैं, मुगल पीरियड कहते हैं, अकबर से पहले का, माने अकबर से, उससे पहले तो लूटपाट ही चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो 12वीं शताब्दी से लेकर के और 14वीं शताब्दी तक का जो 200 साल का पीरियड है, उसमें जो लूटपाट हो रही है, उसमें भारतीय समाज जो है बहुत, उसमें बहुत कुछ नष्ट हुआ है। अच्छा। उसमें चिंतन प्रक्रिया भी नष्ट हुई है। अच्छा, पर इससे पहले, अब उससे पहले जैसा उससे पहले जो भारतीय समाज की सोच या चिंतन की परंपरा है, वो क्या एक स्थिर रुकी हुई परंपरा थी या उसमें निरंतर विकास होता था? उसमें निरंतर आलोचना होती थी? उसमें आलोचना, प्रत्यालोचना, संवर्धन, उसमें विस्तार है, उसमें व्यापकता भी है कि नहीं, ये चीज़ अगर हमारे यहाँ कोई कमी है तो उसको ठीक कर लेंगे हम, उसको निकाल करके कुछ अच्छी चीज़ होगी तो हम ले लेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि वो कोई ठहराव है जी। तो अगर इसको हम वैज्ञानिक सोच ही कहें एक तरह से, तो उस वैज्ञानिक सोच से और उसके बाद में जो वैज्ञानिक सोच आई या आधुनिक वैज्ञानिक सोच है, इसमें आपको क्या अंतर दिखता है बाकी चीज़ों को बात करने से? देखिए, सोच, मूल बात जो चिंतन की होती है कि वह चिंतन क्यों है। तो भारतीय जो चिंतन परंपरा है वो कभी भी अपने धरातल से नहीं हटी। धरातल उसका क्या रहा है? लोक कल्याण और प्रकृति संरक्षण। प्रकृति संरक्षण, प्रकृति के साथ ही जीना है मनुष्य को, यही सृष्टि का है। भारतीय चिंतन परंपरा गणित में सोच रही हो तो भी, विज्ञान के क्षेत्र में सोच रही हो तो भी, चिकित्सा क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में सोच रही हो तो भी, संस्कृति, संगीत, कला के क्षेत्र में सोच रही हो तो भी, लेकिन वो समाज को हमेशा इन 2 पैरामीटर पे बांध करके रखती है कि ये लोक कल्याण यानी मनुष्य मानव के भी कल्याण का है और प्रकृति के कल्याण का है, यानी प्रकृति में जितने भी प्रकार के जीव उनके कल्याण का है। आधुनिक जो चिंतन परंपरा है, ये शायद इसमें लोक कल्याण की बात तो कही जाती है कि ये लोक कल्याण की बात है, लेकिन लोक कल्याण वास्तव में है नहीं। ये एक इसका द्वंद्व है। और इसी नाते मुझे लगता है कि जिस प्रकार की विसंगतियां हैं कि हम, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लेकिन बेरोजगारी भी साथ साथ बढ़ रही है, हम आधुनिक तंत्र अपनाते चले जा रहे हैं
और दूसरी तरफ जो है हमारे पास संसाधनों की कमी भी होती चली जा रही है। ये जो द्वंद्व है ये मॉडर्न चिंतन परंपरा का जी, है। हेल्थ साइंस बहुत बढ़ गया है पर स्वास्थ्य समाज हाँ, में मेडिकल बहुत कम साइंस हो बने, डॉक्टर बड़े हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं। ज्यादा हो रहे हैं। तो ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व कहीं न कहीं इसका मतलब ये बताता है कि इसका कोई बेस जो है वो गड़बड़ है। ये एक बात थी। तो वो जो चिंतन परंपरा आक्रमण के समय जो टूटी, वो एक श्रृंखला जो टूटी, तो वो टूटी जरूर, लेकिन फिर जब मुगल पीरियड आया है तो फिर थोड़ा सा उसमें स्थिरता आई है या फिर उसमें गति आई है। अच्छा, वो गति का प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन वो चिंतन परंपरा में गति आई है। और उसी समय कबीर, तुलसी, रैदास, सूर, इस प्रकार के सारे लोग भी निकले हैं। और भारत फिर से समृद्ध भी हो गया था। समृद्धि के और भी आर्थिक कारण है, आर्थिक रूप से भी और बहुत सारे तरीकों से। तो वो मुगल उस आक्रमणकारी लूट के बावजूद भी काफी कुछ समृद्धि वापस पा लिया था, ये भी एक है। तो उस समय जो चिंतन परंपरा है वो 200 सालों के लगभग 1700 के आसपास तक, उसमें इस्लामिक भी है और भारतीय भी है, दोनों प्रकार की चीजें पैरेलल चल रही हैं। कुछ चीजें क्या होता है कि शासन सत्ता का स्वरूप जैसा होता है, लगभग समाज में चिंतन का भी स्वरूप वैसा वैसा बनता बिगड़ता रहता है। तो इस्लामिक राज्य होने से वो धारा भी एक पैदा हुई और वो चली है, उसमें कोई उसको आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो सत्ता के साथ चलती हैं बहुत सारी चीजें। लेकिन भारतीय चिंतन परंपरा जो अपने मूल से वो कट गई, वो बिछड़ गई है, वो ऐसा नहीं था। वो उसमें आक्रमण के समय तो था, लूट के समय था, लेकिन मुगल पीरियड में भी ये सब चीजें चली हैं। लेकिन अंग्रेजों के बाद जब आया है, अंग्रेज जब यहाँ स्थापित होने लगे हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में, मद्रास प्रेसिडेंसी तक तो नहीं, लेकिन जब बंगाल प्रेसिडेंसी में आने के बाद उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया है, तब उसके बाद भारत की चिंतन परंपरा जो रुकी है या टूटी है या विघटित हुई है, वो उसका समाज पर प्रभाव जो है वो जरा प्रतिकूल ज्यादा हुआ है। वो अगर हम इस्लामी और ब्रिटिश पीरियड को अगर देखें तुलनात्मक ढंग से, तो मैं ये मानता हूं कि ब्रिटिश पीरियड में भारतीय चिंतन परंपरा का ज्यादा नाश हुआ है, विनाश हुआ है। और उसका कारण यह था कि उन्होंने हर चीज को संस्थागत बनाने की कोशिश किया है। शिक्षा को संस्थागत बनाना है, न्याय को संस्थागत बनाना है तो कानून बना दिया। इसके अलावा कोई सोसाइटी को भी संस्थागत बनाने का काम है। आप दान कर रहे हैं तो आप ऐसे दान नहीं कर तो सकते। अलग अलग नए फ्रेम्स लगाकर उनमें हर चीज को जकड़ देना है। बिल्कुल, उन्होंने पूरी सोसाइटी को कैसे ब्रिटिश उसमें लेकर के रखना है, उसके सारे ढांचे बना दिए। तो वो ढांचे, अब आप उस ढांचे में हैं तो आपकी सोचने के तरीके दूसरे हैं, और आप उस ढांचे से बाहर हैं तो आपके सोचने के तरीके दूसरे हैं। तो ये बिल्कुल फर्क दिखता है जी। तो इसीलिए लगता है कि कुछ इतिहास में जो शोध हो रहा है पिछले दशकों में, उनमें बार बार ये कहा जा रहा है कि ये नहीं कहा जा सकता कि जैसे ब्रिटिश इतिहासकार कहते थे कि जब हम आए थे तब तक तो भारत पतन की दशा में था। उसके विपरीत 16 शताब्दी में भी हर क्षेत्र में भारत में नया नया शोध हो रहा था और तो नई दिशाएं हो रही थी। तो किसी तरह से भारत पिछड़ा हुआ है या पतन की दिशा में था, ये नहीं कहा जा सकता। नहीं, अब तो देखिए, अब तो ये बात ही बिल्कुल, मैंने जो ये कहेगा कि अंग्रेज नहीं आए होते तो भारत में कुछ नहीं होता जी, तो वो तो बिल्कुल वो खुद ही दकियानूसी हो जाएगा। समाज उसको किनारे कर देगा, क्योंकि अब इसके बहुत सारे इतने प्रमाण आ गए हैं जिसपे अब कोई बहस नहीं कर सकता, और हर दिशा के लोगों ने उसमें प्रमाण दे दिए। फिर भी साधारण जनता का मानस तो अभी उस स्तर तक नहीं। मैंने कहा ना कि अब हम इंस्टीट्यूशन तो वैसे ही चला रहे हैं तो साधारण जनता का मानस जो बनता है, जो मानस बनाने का कार्यक्रम है, वो तो उसमें नहीं बन पा रहा। लेकिन फिर भी अब ये सब विमर्श बहुत पीछे चला गया कि अंग्रेज नहीं होते तो हम नहीं क्या होते, कैसे होते, ये सब विमर्श खत्म हो गया। ये विमर्श बनाने की कोशिश लंबे समय तक कुछ लोगों ने किया, लेकिन वो सब खत्म हो गया। अब सबको पता है कि नहीं साहब, ये विमर्श झूठा है, इसके तथ्य हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो है गणित है, हमारे पास काव्य है, हमारे पास कला है, हमारे पास संगीत, सब चीजें हमारे पास है। मानव जीवन को एक विविधता पूर्वक, एक सुख पूर्वक जीने के जितने उपक्रम पराक्रम हो सकते हैं वो सब हमारे पास है। चलिए, तो फिर अगर हम सुदूर इतिहास में भी वहां से शुरू करें तो किन किन विषयों के बारे में आपको लगता है कि सभी को इनकी समझ होनी चाहिए कि इस तरह से भारत का चिंतन था, इस तरह से भारत का समाज था, इस तरह से भारत की सोच थी, जीवन को चलाने में, व्यक्ति को दिशा देने में और सामाजिक तंत्र को चलाने में, अधिकार को चलाने में, राजनीतिक तंत्र को चलाने में, इस तरह से भारत की सोच बहुत ही श्रेष्ठ थी। देखिए, मैं दो चीज़ों के बारे में तो मैं मानता हूं कि दो चीज़ों के बारे में हर एक आदमी को समझना चाहिए। अभी क्या है कि हम लोग जो इतिहास में पढ़ते हैं वो ज़्यादातर तो राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं,
पॉलिटिकल हिस्ट्री है एक तरीके की, जितनी भी है, चाहे वो आक्रमण की हिस्ट्री हो चाहे शासन की, वो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम इकोनॉमिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम कल्चरल हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। हमको हिस्ट्री में इन सब चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं समझेंगे, हम अगर भारत की अर्थव्यवस्था कैसे भारत की ऊंची थी, हमारे पास बहुत बड़ा विस्तार था, सब चीज़ें थी, तो हमारे पास जब इतना सब कुछ था तो उसका उस अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या था, कैसे वो अर्थव्यवस्था बनी थी, उसको उस हिस्ट्री को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये अन्याय है भारत के साथ। वैसे ही हमारी समाज व्यवस्था में हर एक के आहार की सुरक्षा, जिसकी बात रविंद्र शर्मा गुरु जी कर रहे थे, यह कैसे सुनिश्चित की गई थी हमारी समाज व्यवस्था में? सबके मान सम्मान की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की गई थी, ये कैसे सुनिश्चित थी? वो उस समाज व्यवस्था का अगर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, उसका इतिहास हम नहीं जानेंगे, उसका ढांचा क्या था उसको हम नहीं समझेंगे, तो ये सोशोलॉजिकल हिस्ट्री है। उसी प्रकार से हमारी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा क्या ज्योग्राफी रहा है। और मज़े की बात यह है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में ज्योग्राफी को बड़े, हम सवेरे सवेरे उठते हैं तो तमाम नदियों को, सप्त सिंधु की बात जिनको करते हैं, फिर पर्वतों की बात, सबको याद करते हैं। ये काव्य में श्लोकों में बता दिया गया है, तो सबको याद कर लेते हैं, और वो हमारा एक ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है। हमारी विधियों में भी उनकी बात होती उनकी बात होती है सब तमाम। लेकिन ये दो, कम से कम दो चीज़ें, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास, जिसमें हमारे कारीगर, कलाकृतियाँ, उनके टेक्नोलॉजी, उनकी पद्धतियाँ, व्यापार की पद्धतियाँ, दुनिया के साथ हमारे व्यापारिक क्या रिश्ते रहे हैं, दुनिया के साथ हमारा क्या व्यापार हुआ, ये जो इसका इतिहास है, ये समझना आज भी उतना ही ज़रूरी है। पर इसमें देखिए, ये शायद क्या ये बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है और बहुत बार हम लोग भी मान लेते हैं कि भारत में ऐतिहासिक दृष्टि नहीं थी, इतिहास लिखने की परंपरा थी ही नहीं। जो कुछ है वो बाहर से आए, जब मुसलमानों का राज होना शुरू हुआ, या जिन्होंने भारत पे आक्रमण के लिए जो लोग आए, उन लोगों ने जो इतिहास लिखा, इससे ही कुछ इतिहास मिलता है, नहीं तो उससे पहले का इतिहास तो है ही नहीं। क्या फिर इतिहास की खोज कैसे की जाए? पहले क्या इतिहास है या नहीं है, तो भी खोज कैसे तो ये कह रहे हैं कि इतिहास केवल जो है इतिहास की किताब में नहीं होता है, इतिहास तो काव्य में भी होता है। इतिहास तो ये महाभारत, आप उसको समझना पड़ेगा। आप महाभारत और रामचरितमानस, रामायण को इतिहास मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप अगर उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई आदमी अगर यह उदाहरण देता है कि महाभारत में ये बुराई थी, तो आप उसको किस दृष्टि से बुराई मान? देखिए, पर महाभारत या रामचरितमानस जी, तो मेरा ये मानना है कि आपको कहीं उसको क्या मान्यता है आपकी, आप उसको इतिहास की दृष्टि से मानते हैं कि उसको केवल कथा की दृष्टि से मानते हैं? अगर आप उसको सिर्फ कल्प कथा की दृष्टि से मानते हैं तो आप उसके एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। तो क्यों ना माने? वो उस तरह से ही नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि इतिहास लेखन की पद्धति अलग हो सकती है। अच्छा, ये पद्धति का सवाल है। हमने अपने इतिहास को काव्य में लिखा है साहब, हमने अपने इतिहास को उपन्यास में लिखा साहब। जी जी। पर आप जब ये कह रहे हैं कि बहुत बार ये आरोप ये है कि हाँ, कुछ इतिहास जैसा लिखा तो जाता है पर उसमें मिथक बहुत मिल जाता है। अरे भाई, ये आपको मिथक लगता है, हमको नहीं, भारत को तो नहीं मिथक लगता है। अच्छा, भारतीय समाज को मिथक नहीं लगता। आप ये मॉडर्न पढ़े हुए, मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से समझे हुए लोगों को मिथक लगता है। और फिर मजे की बात यह है कि वही लोग उस मिथक का उदाहरण देते हैं कि आप तो देखिए साहब, ये तो रामचरितमानस के काल से जो है ये चला आ रहा है। अब रामचरितमानस को मिथक भी मानेंगे, उसको कथा भी मानेंगे, एग्जाम्पल भी। भैया आप खुद अपना माइंडसेट बनाओ ना कि आप वो है क्या। आप अगर उसको हिस्ट्री नहीं मानते हो तो फिर ये परिभाषा और डेफिनेशन की, ये परिभाषा और डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी, उनको अपना ठीक करना पड़ेगा, भारत को नहीं ठीक करना है। तो फिर इस परिभाषा के चक्र से, इस परिभाषा के बंधन को तोड़कर, जिस परिभाषा को पूरी दुनिया मानती है, पूरे विश्व का तंत्र मानता है, भारत क्या नई परिभाषाएं यहाँ जमा लेगा? देखिए, परिभाषाएं, शब्दों के अर्थ तो बनाने पड़ते हैं और उसको आत्मसात करना पड़ता है, उसको अपने हिसाब से ढलना पड़ता है। नई आप अपनी परिभाषाओं को समझेंगे और अपने आज की ज़रूरत के हिसाब से नई परिभाषाएं बनाएंगे। जी, आपको एक मिनट यहाँ रोक रहा हूँ मैं। वैसे पाश्चात्य दुनिया में भी, वहाँ पर भी जो ये मॉडर्निज्म के बाद जिस तरह से पोस्ट मॉडर्निज्म की बात होती है, तो वो पूरे आधुनिक तंत्र के बारे में उनकी जो आलोचना है, बहुत बार उस दृष्टि से देखा जाए तो फिर भारत की जो परिभाषाएं हैं वो उनके और उनमें कुछ तालमेल बैठने लग जाता है। हाँ, बिल्कुल बैठेगा। तो वेस्ट भी एक तरह से अपनी पद्धति से उसी दिशा में जा रहा है ना। वहाँ भी अब देखिए क्या है, मनुष्य है ना, तो मनुष्य सब जगह है और सब मनुष्यों की, सबकी जीने की एक ही आकांक्षा होती है कि उसको ये 3-4 चीज़ें मिलनी चाहिए। उसको शुद्ध हवा मिलनी चाहिए,
उसको शुद्ध पानी मिलना चाहिए और उसको शुद्ध अन्न मिलना चाहिए। ये हर एक मनुष्य की दुनिया में कहीं भी हो उसकी एक इसकी आकार, इन तीन के बगैर तो नहीं जी सकता है। जी, तो जब इन तीनों की तो खोज में हम सभी अब बड़ी इन खोज में आ तीनों जाते की हैं। जरूरत होती तो समझ में आता है कि ये तीनों नष्ट कैसे हुए। जी, फिर हम वहां पहुंचते हैं, फिर हमको लगता है कि अरे ये तीनों तो हमने खुद ही नष्ट कर डाले। उनको भी समझ में आ रहा है, और फिर क्यों नष्ट किए? वो भी समझ में आ रहा है। तो अब वो सब चीजें जब उनको समझ में आ रहा है तो वो भी अपने सर्वाइवल के लिए, अपने रिवाइवल के लिए चीजों को नए तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। और जब वो इस काम में परिभाषित कर रहे हैं तब उनको लग रहा है कि भारत का अपना तंत्र या सोच या चिंतन ये उनके काफी नजदीक जाता है। जी, पर भारतीय इतिहास, भारतीय समाज, भारतीय सामाजिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, इन सब की जब बात होती है तो ये एक विस्तृत रूप से इनके बारे में समाचार नहीं मिलता है, ये कहा जाता है। ठीक है, कुछ झलकें मिलती हैं। तो अब जब आप नई परिभाषाओं की बात करते हो, क्या फिर हमको इसमें बहुत शोध करना पड़ेगा, तब क्या हम उस पूरे समाचार को पाएंगे, या अभी जो मिलता है वो काफ़ी है? नहीं देखिए, अभी जो मिल रहा है वो तो काफी नहीं है, उसमें तो बहुत सारा काम करने की जरूरत है। पर क्या इन झलकों से हम समझ लें कि बहुत मिलेगा? गुंजाइश है, इसकी गुंजाइश है। खास करके जब मैं फिर से आपको कहूँगा, जब हम धर्मपाल रविंद्र शर्मा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, धर्मपाल को पढ़ते हैं, पंडित सुंदरलाल को पढ़ते हैं, गणेश सखाराम देओस्कर को पढ़ते हैं, या दादा भाई नौरोजी की इकोनॉमिक हिस्ट्री को पढ़ते, ये सब हमको देखने से, या हम आप उसको छोड़ दीजिए, तेलंगाना का बहुत खूबसूरत सा नावल रहा है सहस्त्रफण, वे ये पढ़ गलो, विश्वनाथ सत्यनारायण। विश्वनाथ सत्यनारायण का, उसका हिंदी में अनुवाद किया पीवी नरसिंह राव जी ने। आप उसको पढ़ लीजिए, आपको इतनी खूबसूरती दिखेगी। तो जब हम ये सब पढ़ते हैं, इसके बाद हमको गुंजाइश बनती हुई दिखती है कि नहीं, गुंजाइश तो बन सकती है। थोड़ा दृष्टि दोष आया हुआ है, एक बार दृष्टि दोष ठीक हो जाएगा तो गुंजाइश बन जाएगी। और दृष्टि दोष, चूंकि गुलामी मैंने एक संघर्ष का काल बहुत लंबा रहा है ना, एक 400-500 साल तो लड़ाइयों में ही गुजर गया है, समाज लड़ाई ही लड़ रहा है। तो ये जो 400-500 साल की लड़ाइयाँ हैं, इसमें एक समाज का जो संघर्ष है, इसमें बहुत कुछ नष्ट होता है। तो इस नाते से वो जो दृष्टि दोष आया है, उस दृष्टि दोष को एक बार हमारा वो दृष्टि दोष खत्म हो जाएगा तो ये सब सारी गुंजाइशें बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से तो आप आश्वस्त हो रहे हैं, पर अब शोध करने की बात जो आप कह रहे हैं, वो तो इतना कितना बड़ा काम है वो? बिल्कुल काम है साहब, कितना बड़ा? अब धर्मपाल जी ने जो किताब लिखा है गांधी जी के बारे में, अंडरस्टैंडिंग गांधी, उसकी हिंदी, उसका हिंदी वर्जन जब आया तो उसकी भूमिका लिखी उन्होंने, और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो 200-300 साल के भारत को देखा है, लेकिन हमको 2-3 हजार साल पीछे के भारत को देखने की जरूरत है। तो हम अपनी जब तक जड़ों को टटोल नहीं लेंगे कि हम, हमारी इमारत इतनी लंबी, क्यों हमारे लोगों ने, जिसको रविंद्र शर्मा कहते हैं, क्यों हमारे लोगों ने अपने गांव की डिजाइन बदलने की नहीं सोचा, क्यों हमारे लोगों ने अपने घरों की डिजाइन बदलने को इतने लंबे समय तक नहीं सोचा, ये हमको सोचना पड़ेगा। मतलब नहीं बदला है तो इसके पीछे भी सोच थी? बिल्कुल। अच्छा, बिना, क्योंकि ऐसे ही नहीं हम चलता है समाज की, बिना सोचे समझे कुछ कर लेंगे। इसलिए नहीं कि हम रूढ़िवाद में पड़ गए। कुछ नहीं, वो रूढ़िवाद तो ये सब नई टर्मिनोलॉजी है, ये बिल्कुल नए शब्दावलियां हैं ये सब। जैसे पर्यावरण भी नया शब्द है। अच्छा गांधी जी ने तो अपने जीवन में कोई पर्यावरण शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, तो प्रकृति शब्द है। जी, ये प्रकृति। गरीबी नया शब्द है, 400 साल पुराना शब्द है, 500 साल। निर्धन शब्द है हमारे यहाँ, निर्धन की बड़ी व्यापक परिभाषा है, और गरीबी तो बहुत तुच्छ चीज है, गुलामी का प्रतीक है। अच्छा, तो मेरा ये मानना है कि ये परिभाषा है, ये सब सारी चीजें तो हमको करना पड़ेगा, नए शोध करने पड़ेंगे, दृष्टि दोष को ठीक करना पड़ेगा, दृष्टि व्यापक बनानी पड़ेगी। चलिए, और इसके काम भी हो रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब धर्मपाल जी ने 2 या 3 शताब्दियों के बारे में, 200-300 सालों के बारे में जो नई चीज़ें जिनको हम भूल गए थे या जानकारी में नहीं हैं, किन किन चीज़ों को उन्होंने आविष्कृत किया? देखिए, 2 महत्वपूर्ण काम तो उनके जबरदस्त हैं। एक तो शिक्षा को लेकर के, जो मैंने आपको पहले कहा था कि गांधी जी का जो व्याख्यान था लंदन का गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो उन्होंने कहा था, वो शिक्षा पे उन्होंने पूरा 1823 से जो काम शुरू किया, अंग्रेजों ने सर्वे किया अपनी शिक्षा पद्धति लाने से पहले। वो शिक्षा पद्धति लाने से पहले जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट का डिबेट है हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, ये 1814 के आसपास का ये शुरू हुआ है। और उस बहस को जब आगे बढ़ता है तो वो बहस ये आती है कि शिक्षा, इसको अपने उसमें लाने के लिए जरूरी है कि इसकी शिक्षा पे ये चलता कैसे है। तो शिक्षा से सारा समाज का सारा संरचना जुड़ी हुई है एक दूसरे से। हमको शिक्षा के में बदलाव करना पड़ेगा और अपने तरीके की शिक्षा देनी पड़ेगी। वो शिक्षा तंत्र में बदलाव से पहले तो भारत का शिक्षा तंत्र है क्या, इसको समझने की, इसको एंथ्रोपोलॉजी हम लोग कहते हैं। तो वो जो समझने की उन्होंने काम किया, उसका पूरा सर्वे कराया। जी।
तो वो जो सर्वे है तकरीबन 60 साल का, 85 में शायद जा करके वो बीच में कुछ कार्यक्रम, लंबा सर्वे है। 1885। हाँ, 1823 के आसपास शुरू किया है। मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई और पंजाब, ये सारा उन्होंने किया है, चारों प्रांतों का प्रेसिडेंसियों का, तो इसमें पूरे भारत का उन्होंने किया है सर्वे। सबसे बाद में शायद पंजाब का हुआ है। तो उस सर्वे को से जो पता चलता है कि भारत की शिक्षा पद्धति क्या है, भारत में स्कूलिंग क्या है, लोगों को पढ़ाया क्या जा रहा है और कितने स्कूल उपलब्ध हैं, किस प्रकार के स्कूल उपलब्ध हैं, कौन लोग उसमें पढ़ने जा रहे हैं, ये सारा डाटा उसमें था। ये एक बड़ा काम था जो ये आरोप को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया कि भारत में शिक्षा नहीं थी। भारत में शिक्षा नहीं थी, ये इस पूरे आरोप को ध्वस्त कर दिया। केवल हम बात कहते थे कि तक्षशिला है, नालंदा है और ये सब था, लेकिन वो बातों तक सीमित हो जाता था, उसके प्रमाण नहीं थे। जी। तो मैकॉले के नाम पे कही जाती है ये बातें कि जिस तरह की शिक्षा दी जाती है और 17-18 साल तक जो भारतीय पद्धति में शिक्षा पाते हैं, उनकी समझ में जो साइंस या विज्ञान आता है, वैज्ञान आधुनिक साइंस की जो बातें हैं, उनसे ज़्यादा तो इंग्लैंड के 5वीं कक्षा में या 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की को ज़्यादा भौगोलिक विज्ञान है। तो इस तरह के जो आरोप रहे हैं, जिस तरह से भारतीय वैज्ञानिक समझ को कोई काम वाली चीज़ नहीं समझा गया, इनके विपरीत, इस समझ के विपरीत किस तरह की समझ धर्मपाल जी के भाई उन्होंने इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इन 18th सेंचुरी, अच्छा, ये भी एक किताब है। हाँ, ये दो बड़े महत्वपूर्ण काम है, एक शिक्षा का और ये किए। तो 18वीं शताब्दी में भारत में जो विज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है, उस समय जो लोहा बन रहा है, जिसको अभी गुरुजी भी बताते थे, जिसका 1903 तक गुरुजी ने बताया कि आदिलाबाद में जो लोहा बनता था, जो दमिश्क लोहा जो अरब में देशों में जाता था, तो भारत में लोहे बनाने के इतना लोहा जो है इतना बनाया जाता था। 10,000 से ज़्यादा भट्टियों का संख्या की जानकारी धर्मपाल जी अपनी उस किताब में दिया है, जो बस्तर और सरगुजा के इलाके में रही है। तो ये तो एक प्रकार की टेक्नोलॉजी, एक लोहे के बारे में जानकारी है। तो लेकिन उस प्रकार से हमारे यहाँ पीतल के बर्तन है, तांबे के, ये कैसी बिना टेक्नोलॉजी के थोड़ी होता है। तो जो समाज में इतनी टेक्नोलॉजी है वो अशिक्षित कैसे है? और वो टेक्नोलॉजी कोई, वही हमारी उस टेक्नोलॉजी को सीखने की पद्धति ही हमारी स्कूलिंग है। अच्छा, तो हमारे यहाँ बचपन में 6-7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा भी अपने घर में अपने पिता के साथ, दादा के साथ बैठा हुआ वो स्कूलिंग कर रहा है। तो शिक्षा और स्कूलिंग की परिभाषा भी अलग हो जाती है। बिल्कुल अलग हो जाती है साहब जी। ये केवल स्कूल के कंपाउंड में पढ़ करके निकला हुआ व्यक्ति ही शिक्षित नहीं है। हम उसको साक्षर तो कह सकते हैं, हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो शिक्षित हो। साक्षर और शिक्षित, ये दो वही फर्क समझना पड़ेगा हमको। चलिए इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में धर्मपाल जी के साथ रहते हुए आपने और किन किन बातों के बारे में समझा, फिर आदिलाबाद के गुरुजी रविंद्र शर्मा के मिलने से आपकी समझ को क्या लाभ हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री रूपेश पांडे से परिचर्चा का दूसरा भाग है महात्मा गांधी, धर्मपाल और गुरुजी रविंद्र शर्मा की दृष्टि, वर्तमान संदर्भ। रूपेश पांडे से बात कर रहे थे सुमनस्पति रेड्डी। ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా